हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे टाइट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और कुछ इम्पोर्टेंट और जो आसान टाइट्रेशन है उनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको याद करने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन बताए जाते हैं, ये डिस्क्लेमर है, समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन बताए जाते हैं वो ज़रूरी नहीं कि सारे एग्ज़ाम में आ जाएं। यह है कि जो क्वेश्चन पेपर में आ रहा है वो सारा मैंने बता दिया हो। ऐसा तो अगर ऐसा होता तो फिर पूरा सिलेबस लोगों को पढ़ने की ज़रूरत ही क्या होती। मैं अपना ये कह भाई 15 क्वेश्चन मैंने बनाए, यही आएंगे 100%, यही पढ़ लो आप लोग। मैं तो इस तरीके से बेचने लग जाऊंगा अपना, मतलब ये 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। सिर्फ इसमें कोशिश की जाती है कि जिसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं उनको आदमी सेलेक्ट करता है और उसको बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ये ज़रूरी हरगिज़ नहीं है कि वही क्वेश्चन आएंगे। अगर आप ऐसे क्वेश्चन चाह रहे हैं कि जो मतलब 100% आए ही आए, मतलब अगर 15 क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो वही 15 आ जाए एग्ज़ाम में, तो इसके लिए सॉरी भाई, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। आप कहीं और पे इस तरीके से क्वेश्चन ढूंढ लीजिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि किसी एक बंदे ने कमेंट किया कि सर ऐसे क्वेश्चन बताइए जो 1000% आने के जिनके चांसेस हैं। तो बताइए ऐसे कहाँ से कोई कर पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि टाइट्रेशन होता क्या है। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन समझिए नॉर्मल लैंग्वेज में, इसकी बहुत सारा डिटेल है, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि समझिए कि दो आपके पास नहीं, एक आपके पास कोई ऐसा सब्सटेंस है, मान लीजिए एसिड है या बेस है या कोई भी चीज़ है, उसके आयन का कंसंट्रेशन आपको मालूम नहीं है। मान लीजिए एसिड है तो आपको पता नहीं है कि कितना स्ट्रॉन्ग है। अब वो स्ट्रॉन्ग किस बेस पे होता है, उसके आयंस कितने ज़्यादा हैं उसके बेस पे वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो आपको पता नहीं है कि इसके अंदर कितने आयंस हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि उसका कंसंट्रेशन हमको मालूम नहीं है। उसको हमको मालूम करना है तो वो टाइट्रेशन के ज़रिए से हम लोग करते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है टाइट्रेंट, दूसरा होता है एनालाइट और तीसरा होता है इंडिकेटर। तो क्या होता है कि जैसे कि जो टाइट्रेंट होता है इसके अंदर जो आयंस का कंसंट्रेशन है वो हमको मालूम होता है, और जो एनालाइट होता है उसके आयन के कंसंट्रेशन, आयंस उसके मतलब जो आयंस है उसका कंसंट्रेशन हमको मालूम नहीं होता है। ठीक है। और तीसरा इंडिकेटर, ये बताने का काम करता है। अभी कैसे करता है अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। तो अब इसको आप एग्जाम्पल से ऐसे समझिए कि एक रूम है, ठीक है, वो बंद है, उसके अंदर आम रखे हुए हैं बहुत सारे, लेकिन वो हमको मालूम नहीं है कितने हैं। ठीक है। और बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं जो आम लेने जाएंगे, उनके उसके अंदर एक एक करके वो जाते हैं, लेकिन जो लोग बाहर खड़े हैं उनकी क्वांटिटी हमको मालूम है, उनके नंबर मालूम है कि वो 100 लोग हैं। मीन्स ऐसे समझिए एग्जांपल से कि वो कितने हैं, 100 लोग हैं, लेकिन अंदर जो आम रखे हुए हैं, जो मैंगोज़ रखे हुए हैं, उसकी क्वान्टिटी हमको मालूम नहीं है। एक आदमी जाता है, एक आम लेके चला आता है, दूसरा जाता है, एक लेकर चला आता है। इसी तरीके से 50 लोग जाते हैं और 50 आम लेके चले आते हैं। जब 91 नंबर पे जो आदमी जाता है वो जाके शोर मचाने लगता है कि यहाँ पे तो कोई आम ही नहीं है, ख़त्म हो गए आम सारे। तो अब पता चल जाता है कि आम क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो आपको अब ये पता चल जाना चाहिए कि कितने आम थे, चूँकि 100 आदमी थे और 50 को मिल चुका है, इसका मतलब ये कि आम कितने थे वहाँ पे, 50। ऐसे ही जब ये टाइट्रेंट जो होता है, ये आप यहाँ से समझिए कि इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे जो ये ब्यूरेट होता है, इसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं, टाइट्रेंट डालते हैं, रखते हैं। और ये जो नीचे होता है इसमें जो होता है हमारा एनालाइट होता है। ठीक है। इसके अंदर एनालाइट डाल दिया और इसके अंदर इंडिकेटर भी रहता है। ठीक। इसके अंदर क्या रहता है, टाइट्रेंट रहता है, इसके अंदर क्या रहेगा, हमारा एनालाइट रहेगा, जिसका हमको कंसंट्रेशन मालूम नहीं है वो निकालना है। ठीक है। और इसके अंदर इंडिकेटर रहता है। अब एग्जांपल मैंने दिया है उसको यहाँ पे फिट करने की कोशिश कीजिए। जो HCl है, यानी यहाँ पे HCl कुछ भी हो सकता है, जो टाइट्रेंट है इसका जो हमको कंसंट्रेशन होता है उसके आयन का हमको मालूम होता है। ठीक है। और जो नीचे यहाँ पे एनालाइट है, जैसे यहाँ पे एनालाइट क्या NaOH है, तो इसका कंसंट्रेशन हमको मालूम नहीं है। तो अब इसके जब आयन्स आते हैं और इसके साथ रिएक्शन करते हैं, तो अब मान लीजिए इसके आए 50 आयन और इसके साथ रिएक्शन किया, अब इसके जो आयन थे वो ख़त्म हो गए सारे। ठीक। अब वो क्या करेगा, जो HCl है वो इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देगा।
जैसे कि मान लीजिए 50 आयन थे, 50 इसके साथ रिएक्शन कर गए, ठीक। जैसे कि 50 आदमी गए, 50 आम उन्होंने ले लिए। अब जब 91वां आदमी जाता है 91 नंबर का, तो वो शोर मचाने लगता है कि क्या है, आम खत्म हो गए। ऐसे ही जब 50 आयन इसके साथ रिएक्शन कर गए, अब ये इसके आयन्स खत्म हो गए NaOH के, ठीक है। अब जब 91वें नंबर का जो आयन आएगा तो वो इसके साथ जो मेथाइल और ऑरेंज है, और भी इंडिकेटर हो सकते हैं, तो इसके साथ जब वो रिएक्शन करता है तो ये क्या करता है, फ़ौरन एक तरीके से समझिए चिल्लाने लगता है कि हमारे मतलब NOH के क्या है, यानी जो एनालाइट है उसके आयंस खत्म हो गए। ये चिल्लाने लगता है। ये बताता है, कैसे बताता है, कलर देके। ये क्या करेगा, एक कलर दे देगा जिससे पता चल जाता है कि NaOH का क्या है, आयंस खत्म हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ से जो होता है स्टॉप को उसको बंद कर दिया जाता है। उसके बाद फिर अंदाज़ा लगाया जाता है कि HCl का कितने आयंस खर्च हुए हैं, ठीक है। इसका हमको मालूम था, मान लीजिए 100 थे, 50 ख़त्म हो गए, तो इसका मतलब ये है कि इसके 50 के साथ उन्होंने रिएक्शन किया है, तो कितना है। अब इसका हमको पता लग जाएगा कि NaOH यानी जो एनालाइट है उसका कंसंट्रेशन कितना है, 50 है। तो इस तरीके से किया जाता है। तो इसमें 3 चीज़ें ध्यान रखिए। एक होता है टाइट्रेंट जो ऊपर रखा जाता है ब्यूरेट के अंदर, दूसरा होता है एनालाइट जिसको कॉनिकल फ्लास्क के अंदर नीचे रखा जाता है, और तीसरा इसके अंदर यूज़ होता है इंडिकेटर जो नीचे रखा जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो HCl है वो क्या करेगा, NaOH के साथ क्या करेगा, ये जो NaOH है यानी जो एनालाइट है उसके साथ रिएक्शन करेगा। जब इसके आयंस खत्म हो जाएंगे तो सेकंड स्टेप में क्या है, जो ये HCl है यानी जो टाइट्रेंट है वो क्या करेगा, इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसमें रिएक्शन करता है और पिंक कलर देता है। अब आप इसमें क्या क्या याद रखेंगे, एक तो पूछता है कि एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर, एसिड बेस टाइट्रेशन के अंदर कौन सा इंडिकेटर यूज़ होता है, तो आप क्या कहेंगे, मेथाइल ऑरेंज यूज़ होता है या फेनोल्फथैलीन, क्या यूज़ होता है, फेनोल्फथैलीन बोलते हैं इसको, फेनोल्फथैलीन यूज़ होता है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के प्रिंसिपल पे ये क्या करता है, काम करता है, ठीक है। होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसको बार बार इसको रिपीट नहीं करेंगे, अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम लोग जल्दी जल्दी से इसको कर लेंगे। अब एक होता है प्रिसिपिटेशन, एक होता अभी पढ़ा आपने एसिड बेस टाइट्रेशन, एक होता है प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। इसमें क्या होता है, एक लेयर जम जाती है, एक प्रिसिपिटेट बनता है, ठीक है। तो अब ये इसमें जो 3 तरीके के मतलब वो चलते हैं, मेथड चलते हैं। एक होता है मोहर्स मेथड, एक होता है वोल्हार्ट्स मेथड, एक होता है फजान मेथड, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं मोहर्स मेथड में ये टेक्निक सेम रहेगा, सिर्फ इंडिकेटर बदलते रहते हैं इसमें, ठीक है। कहीं पे हो सकता है कि एनालाइट बदल जाए। तो अब सबसे पहले इसमें क्या हम देखेंगे, टाइट्रेंट। तो इसमें टाइट्रेंट क्या है, AgNO3 है। और जो मतलब ये प्रिसिपिटेशन मेथड होते हैं जैसे कि मोहर्स मेथड है, इसको अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी बोलते हैं। ये समझिए कि जिसके अंदर AgNO3 यूज़ होता है उसको अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन भी बोलते हैं। तो इसके अंदर टाइट्रेंट क्या है, AgNO3 है, और एनालाइट क्या है जिसका हमको कंसंट्रेशन निकालना है। AgNO3 का हमको मालूम है, NaCl का हमको कंसंट्रेशन निकालना है, इसका हमको मालूम नहीं है। और इसके अंदर इंडिकेटर क्या यूज़ होगा, K2 यानी पोटाशियम क्रोमेट यूज़ होता है। अब क्या होगा फर्स्ट स्टेप में, तो इसके अंदर हम लोगों ने इसके अंदर टाइट्रेंट डाल रखा है। टाइट्रेंट क्या है, AgNO3 है, और नीचे जो है हमारा मतलब कॉनिकल फ्लास्क के अंदर एनालाइट है। एनालाइट का कंसंट्रेशन हमको मालूम नहीं है। एनालाइट में यहाँ पे क्या है, NaCl है, और दूसरा इसके अंदर क्या इंडिकेटर है, इंडिकेटर में क्या है, K2 यानी पोटाशियम क्रोमेट है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब यहाँ से ये रिलीज़ होगा, यहाँ से जो स्टॉप कोक है उसको जब खोलेंगे तो यहाँ से बूंद बूंद करके एक एक ड्रॉप करके नीचे आएगा। तो पहले वो किसके साथ रिएक्शन बनाएगा, NaCl के साथ, ठीक है। जब NaCl के सारे आयंस खत्म हो जाएंगे तो इसके साथ ये क्या करेगा, प्रिसिपिटेट बना लेगा, यानी AgNO3 और के साथ जब ये आता रहेगा यहाँ पे NaCl से मिलेगा, और इसके जब सारे आयंस खत्म होंगे तो क्या बन जाएगा, AgCl, ठीक है। AgCl का प्रिसिपिटेट बन जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में फिर अब AgNO3 अब जब इसके सारे खत्म हो गए तो इसके साथ रिएक्शन करना शुरू करता है। तो जैसे ही इसके साथ पहला रिएक्शन होता है उसका, यानी पहला आयन यहाँ से आता है और पोटाशियम क्रोमेट के साथ रिएक्शन करेगा, तो क्या करता है, ये ब्राउन कलर दे देता है, यानी ये बताता है कि NaCl के सारे आयंस खत्म हो चुके हैं, अब रिएक्शन मेरे साथ हो रहा है। तो फ़ौरन वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बंद करने का सिस्टम रहता है जिसको हम लोग स्टॉप कोक बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बंद कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, एक तो इसमें इंडिकेटर कौन सा यूज होता है, कि तो ये होता है K2 यानी पोटाशियम क्रोमेट, और टाइट्रेंट में AgNO3 और एनालाइट में NaCl। अब हम लोग देखते हैं फजान्स मेथड।
फजांस मेथड में क्या होता है, उसमें भी यही सारी चीज़ें रखेंगे, सिर्फ इंडिकेटर बदल जाएगा। तो टाइट्रेंट इसमें क्या है, AgNO3 है जो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, ठीक है, ब्यूरेट के अंदर। दूसरा क्या एनालाइट है, NaCl जो यहाँ पे नीचे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आएगा। और तीसरा इंडिकेटर है जो F हम लोग करते हैं, इसको इसका फुल फॉर्म है फ्लोरेसिन इसके अंदर डाल देंगे। अब इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब AgNO3 NaCl के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रिसिपिटेट बनाता है। ये जो साइन होता है इस तरीके का एरो का डाउन करके, तो ये बताता है कि प्रिसिपिटेट बन रहा है, यानी एक लेयर बन रही है, एक परत बन रही है। तो पहले ये AgCl का परत बन जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, AgNO3 के जब इसके साथ मिलेगा, फ्लोरोसिन के साथ मिलेगा, तो ये एक लेयर बनाता है, पिंक कलर का लेयर बनाएगा। किसके ऊपर, AgCl का एक लेयर है, उसी के ऊपर एक लेयर और क्या करेगा, ये इसी के ऊपर पिंक कलर का एक लेयर बना देगा, जो ये बताएगा कि क्या है। अब यहाँ पे NaCl का जो आयन थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, फ्लोरोसिन के साथ हो रहा है। तो वहीं पे हम लोग इसको बंद कर देंगे। और जहाँ पे हम लोग ये बंद करते हैं इसको बोलते हैं एंड पॉइंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, मान लीजिए यहाँ पे हमने अब इसको स्टॉप को बंद कर दिया। यहाँ पे समझ लीजिए इसकी जो टोटी है, जो टैप है, उसको जब बंद करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एंड पॉइंट, यानी जहाँ पे टाइट्रेशन ख़त्म होता है उसको क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट बोला जाता है। अब क्या है, तीसरा है वोल्हार्ड्स मेथड। ये दो तरीके का होता है, एक मॉडिफाइड एक सिंपल है। तो हम लोग यहाँ सिंपल वाला देख रहे हैं। अगर वो वाला देता है तब भी आप इसी को डाल दीजिएगा, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे मैंने जो लिए हैं वो सिर्फ इजी वाले लिए, जो आपको एक बार देखने में याद हो जाए, चूँकि टाइम बहुत कम रह गया है। तो इसमें क्या है, ये इट वर्क्स इन एसिडिक मीडियम। एक बात याद रखिए कि जो वोल्हार्ड्स मेथड है ये एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। एसिडिक मीडियम का मतलब ये कि यहाँ पे जो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो उसी वक्त इनके अंदर वो काम होगा जब ये इसका जो नेचर है वो एसिडिक नेचर का हो। इसका मतलब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एसिड डाल देंगे कुछ। तो इसमें क्या देख लीजिए, टाइट्रेंट क्या है, तो इसमें टाइट्रेंट बदल चुका है। इसमें टाइट्रेंट क्या है, SCN थायोसाइनेट। क्या है, थायोसाइनेट इसके अंदर यूज़ होता है। जो टाइट्रेंट है जो यानी ऊपर इसमें जो रहेगा वो क्या होगा, थायोसाइनेट होगा। और जो एनालाइट है वो है Ag+। जानते हैं आप, सिल्वर होता है। और इंडिकेटर इसके अंदर क्या है, F3 यानी फेरिक आयंस रहेंगे, ठीक है, F3 है ये। इस पर 3 प्लस का निशान बना देते हैं कभी आप, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बना रखा मैंने, जैसे देखिए। तो ये क्या है, फेरिक है, फेरिक आयंस हैं। और तीसरा इसमें हम, चौथा इसमें हम लोग एसिड इसलिए डालेंगे कि ये जो फजांस मेथड, ये वोल्हार्ड्स मेथड है, ये एसिडिक मीडियम में काम करता है। तो एसिडिक मीडियम बनाने के लिए हम लोग इसमें क्या डाल देंगे, नाइट्रिक एसिड डाल देंगे, HNO3, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो जो अब यहाँ पे क्या है हमारा टाइट्रेंट क्या है, SCN। और दूसरा क्या है इसमें हमारा जो एनालाइट है वो है Ag+। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये हमारा जो इंडिकेटर है वो F3 मतलब ये कि फेरिक आयंस हैं। और HNO3 जो ये नाइट्रिक एसिड है, ये इसका कोई मतलब, ये तो इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा, ये सिर्फ इसको एसिडिक नेचर देने के लिए है, तो इसी के साथ काम होगा हमारा। तो ये जो SCN है वो इसके साथ रिएक्शन करेगा पहले, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप में हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, फिर जब इसके आयंस ख़त्म हो जाएंगे, Ag+ के आयंस ख़त्म होंगे तो फिर ये रिएक्शन करना शुरू करेगा इसके साथ, F3 के साथ, यानी फेरिक आयंस के साथ जब रिएक्शन करना शुरू करेगा तो क्या होगा, ये रेडिश ब्राउन कलर देगा, ठीक है। SCN यानी थायोसाइनेट जब फेरिक आयंस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, रेडिश ब्राउन कलर देगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है कि जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है, इसके जब आयंस ख़त्म हो जाते हैं तो फिर इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करना शुरू करता है ये। अब एक इसमें है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है, इट इज़ ए क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन्वॉल्विंग वेट इज़ नॉन एज ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ये कह रहे हैं कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ये है कि जिसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। एनालिसिस का मतलब होता है कि चेक करना, जांचना, परखना, देखना, ये एनालिसिस होता है। तो ये जो एनालिसिस होता है ये क्या है, क्वांटिटेटिव है, यानी इसमें चीज़ों को तौला जाता है, ठीक है। तो ये कि इसमें ये जो क्वांटिटेटिव है, क्यों है कि इसके अंदर वेट करना है जो शामिल होता है, इन्वॉल्विंग वेट इज़ नोन एज अ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब ऊपर वाले जो हम लोगों ने 2-3 देखे हैं वो सब क्या से, वो थे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, यानी उसमें चीज़ों को नापा जाता है, वॉल्यूम को क्या किया जाता है, नापा जाता है। और इसमें क्या है, वॉल्यूम को जो सामान है उसको क्या किया जाता है, तौला जाता है, वज़न किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस।
तो इसमें सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहले इसमें जो टाइट्रेशन कर रहे थे, जो भी टाइट्रेशन हम लोग कर रहे थे वो टाइट्रेशन करेंगे। उस टाइट्रेशन करने के बाद उसको तो इसमें सिर्फ आप पॉइंट बना के ऐसे ही लिख दीजिएगा, हल्का फुल्का इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा अगर ये आ गया तो। सबसे पहले क्या करेंगे, सैम्पलिंग या टाइट्रेशन करेंगे। दूसरे बात फिर उसमें क्या होगा, प्रिसिपिटेशन फॉर्मेशन होगा, जैसे अभी हम लोगों ने देखा तो प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा। उसके बाद फिर हम उसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद क्या करेंगे, उसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर उसमें ड्राइंग होगा। ड्राइंग यानी उसके अंदर मॉइस्चर वगैरह जो है उसको सुखाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज़ और है कि इग्निशन भी आता है। ड्राइंग करने के बाद उसको इग्निशन करते हैं, यानी जो उसमें फिल्टर पेपर रहता है उसको इग्निशन करके जला देते हैं और सिर्फ हमारा जो मेन कंटेंट है वो बच जाता है। तो यहाँ ड्राइंग के साथ में यहाँ पे आप एक और बढ़ा लीजिएगा पॉइंट, इग्निशन, यानी हीट बहुत ज़्यादा उसमें दिया जाता है। और छठा पॉइंट क्या है इसमें, वेइंग, यानी इसमें हम फिर उसको वेव करते हैं, यानी उसको हम लोग वज़न करते हैं, तौलते हैं, वे करते हैं और फिर उसको कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये स्टेप होते हैं, आप स्टेप ऐसे याद कर लीजिए। सबसे पहले टाइट्रेशन करेंगे, उसके बाद प्रिसिपिटेशन फॉर्मेशन होगा, उसके बाद फिल्ट्रेशन, फिर वॉशिंग, फिर ड्राइंग, इग्निशन, उसके बाद वेइंग और फिर कैलकुलेशन। ये स्टेप होते हैं, आप इसको ऐसे कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले एक वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर, जो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं उनको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं फिर एक बार कह दूं कि जो क्वेश्चन बताया जा रहे हैं ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में सारे ही आ जाएं या इनमें से कोई एक भी आ जाए, ज़रूरी नहीं है। सिर्फ ये हमारा एक अंदाज़ा है। अब मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, इनमें से आ सकते हैं, तो मैंने इनको बनाने की कोशिश की है। अगर आपको ये सही लगता है तो देखिए, नहीं तो मैं सॉरी कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप यहीं पे देखें। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी नहीं लग रही है कोई बात नहीं, और अगर हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।